हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 71 है। ये हम एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे और फर्स्ट टू सम लेक्चर 70 में हम कर चुके हैं। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स and find their solution by substitution method। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब तक आपको क्वेश्चंस में लीनियर इक्वेशंस दी हुई थी। अब आपको लीनियर इक्वेशन समीकरण युग्म नहीं दिए हुए और आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, स्टेटमेंट दी हुई होगी उससे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। The difference between two number is 26। दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं और ऐसी संख्याएं हैं जिनका डिफरेंस अंतर कितना है, 26 है। एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 times, 3 गुनी है। फाइंड देम, आपको वो संख्याएं निकालनी है। तो पहले तो बेटा हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे और उनके सॉल्यूशन में विधि कौन सी यूज करनी है, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है। देखिए कैसे होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, बात हो रही थी दो संख्याओं की, तो हमने एज्यूम कर लिया, मान ली वो संख्याएं एक x और एक y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त क्या है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 26 है। हमने यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, x इज ग्रेटर देन y। दो संख्याएं हैं, उनमें से x बड़ी है, तो x और y का डिफरेंस कितना है, 26 है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 times है, 3 गुना है। ये संख्या 3 गुना है, तो हमने दूसरी वाली संख्या को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो जाएंगी, बराबर। देखो मान लो ऐसी हैं संख्याएं, भाई ये संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुना है ये 3 गुना। हमने क्या किया, जो संख्या नहीं थी उसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अब देखिए दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ पे हमने यही काम किया है, x y से ऑलरेडी 3 गुना थी, हमने y को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब ये क्या होगी, बराबर। आपको दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हमें यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। हम क्या करते थे, पहले एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते थे और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करते थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू आई हुई है, हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, x की जगह क्या रखेंगे, 3y माइनस y इक्वल टू 26। 3y में से 1y गया 2y और 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड गया डिवाइड में, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 13। और जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, हम इक्वेशन 2 में रख देंगे y की वैल्यू, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 39। यानी कि दोनों संख्याएं हमारे पास निकल गई हैं, 39 और 13, 13 और 39। ठीक है बेटा, देखिए हमें दो कंडीशन दे रखी थी कि दो नंबर्स हैं और दोनों का डिफरेंस 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दोनों ही कंडीशन से हमारे पास दो इक्वेशन आई। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमने पहले y की वैल्यू निकाली और फिर y की वैल्यू दोबारा रख के हमने x की वैल्यू निकाली और हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them. दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहां से भी हमें दो इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी। ध्यान से देखें तो हम बात हो रही है दो एंगल्स की, तो हमने दो एंगल्स मान लिए x और y, और क्या कह दिया कि x जो है वो y से बड़ा है। भाई दो एंगल हैं तो एक बड़ा है एक छोटा है, बड़े कोण छोटे कोण की बात हो रही है, तो हमने x को बड़ा मान लिया। अब फर्स्ट कंडीशन देखिए, ध्यान से देखिए तो हमें एक वर्ड दिया हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल्स, समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल्स बेटा वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का सम क्या आ जाए आपके पास, 180 आ जाए।
ऐसे दो कोणों को समपूरक कोण कहते हैं यदि उनका जोड़ 180 है। तो हमारे पास दो एंगल क्या है, x और y। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि x प्लस y दोनों का सम क्या आएगा, आपके पास 180 आएगा। इक्वेशन 1 आ गई है। सेकेंड इक्वेशन के लिए आगे क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, कि बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 अधिक है। तो ये बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है, ये एंगल ऑलरेडी 18 ज्यादा है, तो हमने दूसरे वाले एंगल में 18 को ऐड कर दिया, तो अब ये क्या हो गए, बराबर, और ये आ गए हमारे पास इक्वेशन 2। अब सिर्फ हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। हमारे पास x की वैल्यू आई हुई है, इसे इक्वेशन 1 में रखेंगे, y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू को दोबारा यहां रखेंगे, x की वैल्यू आएगी। देखिए आगे का कैलकुलेशन पार्ट। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। x की जगह रखा y प्लस 18 प्लस में y इक्वल टू 180, y और y 2y, 18 प्लस का है, साइड चेंज माइनस का, माइनस करेंगे तो 162, 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, काटेंगे तो क्या आ गया 81। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख दीजिए। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रखी तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की, और हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। तो रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास क्या आ गए, 99 और 81। आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, संपूरक कोण होंगे, इनका जोड़ 180 होगा, और इनका डिफरेंस देखेंगे तो बड़ा वाला कोण छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। ठीक है बेटा, हमें दो कंडीशंस दे रखी थी, एक सप्लीमेंट्री एंगल की और एक कह रहा था कि बड़े वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो दो इक्वेशंस आ गई हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड पार्ट देखिए अब कैसे होगा। पार्ट थर्ड, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 तो बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदी, कितने रुपए में, 3800 रुपए में। लेटर शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। उसके बाद उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें ₹1750 में खरीदी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना क्या है, हमें कॉस्ट निकालनी है ईच बैट और ईच बॉल की, प्रत्येक बल्ले की और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें निकालना है। तो जो हमें निकालना है वही हम अज्यूम कर लेते हैं। हमने मान लिया कि 1 बैट, एक बल्ले की कॉस्ट कीमत कितनी है, x रुपए, और एक बॉल की कॉस्ट कितनी है, y रुपए। फर्स्ट कंडीशन देखें, 7 तो बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे। एक बैट अगर x रुपए का है तो 7 बल्ले कितने रुपए के हो गए, 7x रुपए के। और अगर एक गेंद y रुपए की है तो 6 गेंदें कितने रुपए की होगी, 6y रुपए की होंगी। और टोटल कितने रुपए पे किए, 3800। तो एक तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन देखें, 3 बैट खरीदे, एक बैट की कीमत x रुपीस, तो 3 बैट की कीमत 3x रुपीस। एक बॉल की कीमत y रुपए, तो 5 बॉल की कीमत 5y। और यहां के लिए टोटल पेमेंट कितनी करी है, 1750 रुपए। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं और हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, बट मेथड कौन सा यूज करना है हमने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। देखिए जरा इनको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है। अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। हमने फर्स्ट इक्वेशन लेनी, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 6y प्लस का है, दूसरी साइड गया माइनस का, 7 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज तो डिवाइड में। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू, इक्वेशन 3। अब इस x की वैल्यू को किस इक्वेशन में रखेंगे, देखो ये वैल्यू हमने एक इक्वेशन से निकाली है तो इसे हम दूसरी वाली में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे। 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। हमने x की जगह इस कंप्लीट वैल्यू को रख दिया।
अब एलसीएम ले ले सीधा, यहाँ पे 7, 38 और 3 की गुना करेंगे, 6 और 3 की गुना करेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपके पास 35y इक्वल टू 1750। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू निकालेंगे? अब y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगी वैल्यू। तो हम यहां तक कर चुके थे। 35 में से 18y गए, 17y और 7 ये डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y को एक तरफ रख लें, बाकी टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस होएगी तो 850। 17 मल्टीप्लाई में है, गुना में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में, कैंसिल आउट हो गए। y की वैल्यू क्या आ गई है? 50। y की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन 3 में, तो क्या आएगी? 3800 माइनस में 50 और 6 की मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 300 अपॉन में क्या है? 7, माइनस करें 3500 अपॉन में 7, कैंसिल आउट करें 500। x की वैल्यू क्या आ गई है? 500। तो हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू ही निकालनी थी। एक बैट तो हमारा आएगा 500 रुपए का और एक बॉल हमारे पास आएगी 50 रुपीज की। बेटा यहाँ पे भी हमने क्या किया? गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें दो इक्वेशंस मिली और फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके x और y की वैल्यू को निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब फोर्थ पार्ट देखिए बेटा क्या है। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. एक शहर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब टैक्सी का किराया कैसे लगता है कि फिक्स तो लगना ही लगना है, उसके बाद रेट लगता है पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेज इज ₹105। 10 किलोमीटर जाना है तो भाड़ा 105 रुपए लगेगा। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपए। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। अब जो नियत भाड़ा है, जो फिक्स भाड़ा कर रखा है वो बताना है और पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा बताना है। देन हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और उसके बाद ये भी बताना है अगर इसी पर्सन ने 25 किलोमीटर जाना हो तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि किसी शहर में किराया है, ठीक है, कि वो किराया कुछ तो किराया फिक्स है, कितना तो लगेगा ही लगेगा और उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से है। दो कंडीशन दे रखी हैं कि 10 किलोमीटर जाना है तो 105 रुपीज लग रहे हैं, 15 किलोमीटर जाना है तो 155 रुपीज लग रहे हैं। अब आपने बताना है कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है। और फिर एक और चीज बतानी है कि अगर किसी पर्सन ने 25 किलोमीटर जाना हो तो उसे टोटल कितना पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली पहले हम निकालेंगे फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर। तो जो हमें निकालना है उसी को हम एज्यूम कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे इस सम को। सॉल्यूशन देखिए। लेट द फिक्स चार्जेस, नियत भाड़े को हमने क्या मान लिया? x है और चार्जेस फॉर ट्रैवलिंग 1 किलोमीटर, भाई 1 किलोमीटर का किराया कितना है? y रुपीज है। अब स्टेटमेंट पे चले। हम गए 10 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर का y रुपए तो 10 किलोमीटर का 10y, बट साथ में फिक्स तो लगेगा ही लगेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 10y इक्वल टू 105। दूसरी बार गए हम 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया y रुपए, 15 किलोमीटर का किराया 15y। अब वही चीज फिक्स तो लगेगा ही लगेगा। टोटल कितना हो गया आपके पास? 150y। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ले ली और यहां से हमने x की वैल्यू निकाली। प्लस का 10y था, दूसरी साइड गया माइनस का। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। x की जगह क्या आया? 105 माइनस में 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। घटा देंगे, 15y में से 10y गए, 5y, 105 प्लस का था, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो ये हमारे पास क्या आ गया?
5y इक्वल टू, इनको घटाएंगे तो 50 आएगा। y की वैल्यू 5 गुना में है, दूसरी साइड जाएगा भाग में, ये क्या आ गया 10। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 10। हमें तो x की ओर निकालनी है, y की वैल्यू यहां रख दीजिए। 105 माइनस में 10 और y की भी वैल्यू रख दी 10। 105 में से जब हम 100 घटाएंगे तो ये क्या आ रहा हमारे पास 5, यानी कि x फिक्स चार्ज हमारा कितना है 5 रुपए लगना ही लगना है, और पर किलोमीटर के हिसाब से हमारे कितने रुपए लगेंगे 10 रुपए। x और y की वैल्यू आने के बाद हमें एक काम और करना था, हमें बताना था कि 25 किलोमीटर पे किराया कितना लगेगा। अब देखिए फिक्स 5 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, 1 किलोमीटर का किराया 10 रुपए, तो 25 किलोमीटर का किराया कितना हो गया 250 रुपए, यानी कि टोटल किराया आपके पास लगेगा 255 रुपए 255 रुपीज। दोबारा देखिए क्वेश्चन को, एक तो हमारे पास फिक्स चार्ज था, इतना किराया तो लगना ही लगना था, एक पर किलोमीटर के हिसाब से था, भाई 1 किलोमीटर पे इतना, तो हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। कंडीशन दी कि 10 किलोमीटर पे किराया लग रहा है 105 रुपए, तो फिक्स तो लगेगा ही लगे ना, x प्लस में 10y कितना आ गया 105। फिर 15 किलोमीटर के लिए किराया लगना था 155, फिक्स तो लगेगा ही लगेगा, और 15 किलोमीटर का किराया ऐड किया तो 155। दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया तो x की वैल्यू तो आई 5 और y की वैल्यू आई 10, यानी कि फिक्स किराया तो आया 5 रुपए और पर किलोमीटर के हिसाब से किराया 10 रुपए। अब हमें 25 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर के 10 रुपए तो 25 किलोमीटर के 250, तो यही हो गए, प्लस में जो फिक्स है वो लगना ही लगना है, 5 रुपए लगना ही लगना है, तो टोटल किराया हमें कितना देना पड़ेगा 255 रुपीज। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो वो कितनी हो जाती है 9/11 9/11 हो जाती है। If 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं तो वो 5/6 हो जाएगी। भिन्न ज्ञात कीजिए, आपने फ्रैक्शन निकालना है। अब फ्रैक्शन में हमें पता है एक न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो हमारी भिन्न फ्रैक्शन तभी निकलेगी जब हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर होंगे, तो हम उन्हीं को ही एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर को हमने x मान लिया, डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया, और ये हमारे पास क्या बनेगी फ्रैक्शन बनेगी, भिन्न बनेगी। फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या कह रही है, अगर x और y अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाएगा, तो हमने दोनों में 2 जोड़ दिया, हमने x में भी 2 ऐड कर दिया, y में भी 2 ऐड कर दिया, ये क्या बना 9/11। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दो चीज बटे में है और इक्वल है, तो हम जनरली क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुना कर देते हैं, तो हमने आर पार गुना कर दी। आगे देखिए कैलकुलेशन पार्ट क्या रहेगा, हमने आर पार गुना की 11 की x प्लस 2 से और 9 की y प्लस 2 से, मल्टीप्लाई कर दी x की टर्म एक साथ, क्योंकि हमें क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। हम यहाँ पे कर रहे हैं x की वैल्यू निकाल रहे हैं डायरेक्ट, आप चाहो तो इक्वेशन बना सकते हो, फिर दूसरी इक्वेशन बना सकते हो, फिर एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हो। हमने यहाँ पे डायरेक्ट इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, x को एक तरफ, बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ, और ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में हम 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन बन गया आपके पास 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 6 की तो x प्लस 3 से और 5 की y प्लस 3 से, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ब्रैकेट खोलिए 6x प्लस 6 और 3 की 18, 5 और y की 5y प्लस में 5 और 3 की 15। यहां से क्या बनेगा आपके पास 6x माइनस में 5y इक्वल टू 15 में से 18 गए माइनस के 3। अब आप यहाँ पे क्या कर दीजिए x की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है 9y माइनस 4 बाय 11 माइनस में 5y इक्वल टू माइनस में 3। हल करें जरा, और 9 और 6 की मल्टीप्लाई 54, 6 और 4 की
24 बटे में क्या है 11, माइनस में 5y इक्वल टू माइनस में 3। थ्रो आउट एलसीएम ले लीजिए, तो ये हमारे पास आएगा 54y माइनस में 24, 11 और 5 की मल्टीप्लाई 55y, 11 और माइनस 3 की मल्टीप्लाई माइनस में 33। अब 54 में से 55 गए तो माइनस के y आ गया, प्लस का 24 माइनस का 33 माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या आ गई है 9। हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब यहां रख देंगे तो वो x की आ जाएगी। y की वैल्यू 9 रखिए, 9 और 9 की मल्टीप्लाई 9 नेम 81, 81 में से 4 गए 77 और इसको काटेंगे तो क्या आ गया 7। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 7, y की वैल्यू आ गई है 9। तो फ्रैक्शन हमें जो भिन्न निकालनी थी वो क्या आएगी 7/9, 7 बटे में 9। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को बेटा, कैलकुलेशन पार्ट बड़ा है बट इजी है। आपको एक भिन्न निकालनी थी बटे में, तो न्यूमरेटर को तो x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया, अंश को x और हर को y मान लिया। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि अंश में और हर दोनों में 2-2 जोड़े तो भिन्न बन जाती है 9/11। आर पार गुना कर ली, एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू निकाली, एक ही बात है, आप इक्वेशन निकालेंगे तब भी यही आंसर आना है, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी थी कि अंश और हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3-3 ऐड करें तो वो 5/6 हो जाता है। एक इक्वेशन आपके पास यहां से आ गई है। अब हमने जो x का मान निकाला था वो x की जगह रखा और हमारे पास y की वैल्यू ही आ गई। y की वैल्यू को दोबारा रखा इक्वेशन 1 में, तो हमने x की वैल्यू भी निकाल ली। हम यूज प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही कर रहे हैं। भाई हमने x की वैल्यू निकाली और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी, प्रतिस्थापित की, हमारे पास एक आंसर आ गया। वापस वैल्यू को रखा तो हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट, 6th पार्ट। देखिए बेटा, 5 years hence, आज से 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son. जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 टाइम्स, 3 गुना होगी। 5 years ago, 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times that of his son. जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुना थी। What are their present ages? उनकी वर्तमान आयु क्या है? बेटा ये एज वाले क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आए हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सम है। देखने में थोड़ा टिपिकल लगता है बट जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये बहुत आसान है, ठीक है। मेरे साथ साथ करिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमें अब निकालना क्या है, उनकी प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो जो हमें निकालनी है हम उसी को ही मान लेते हैं। हमने जैकब की प्रेजेंट एज को मान लिया x ईयर्स और उसके बेटे की प्रेजेंट एज को मान लिया y ईयर। हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 5 years hence, 5 वर्ष बाद, हमें तो प्रेजेंट एज बता है ना, 5 साल बाद कितनी होगी, दोनों में 5 ऐड कर दिए हैं। भाई अब किसी की एज 10 साल है तो 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, 15 होगी, तो हमने 5 साल ऐड कर दिए ना। तो अब हमें क्या बताना है कि 5 वर्ष बाद उम्र की बात हो रही है। अब दोनों की उम्र x और y है तो 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र क्या होगी, x + 5 और y + 5। अब हम लगाएंगे इसकी कंडीशन को, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। निकाल ली जैकब की उम्र x + 5 और उसके बेटे की उम्र y + 5। क्वेश्चन में क्या कह रखा था कि 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। ये जैकब वाली ये 3 गुना है। हमने क्या किया, हमने बेटे की उम्र को भी 3 से गुना कर दिया। अब हो गए बराबर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x + y = 3y + 15, y की टर्म एक तरफ, कांस्टेंट टर्म एक तरफ, और ये आ गई इक्वेशन 1। अब बात हो रही है 5 साल पूर्व की, 5 साल पहले की। अब उम्र उनकी x और y है तो 5 साल पहले के लिए दोनों की उम्र में से 5-5 साल घटा दिए। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, देखिए ये तो है जैकब की उम्र, ये है उसके बेटे की उम्र।
क्वेश्चन में है कि 5 साल पहले जैकब की उम्र उसके बेटे की उम्र से 7 गुना थी। ये ऑलरेडी 7 गुना है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, 7 से गुना कर दिया, और अब ये क्या हो गए, बराबर। सोल्व करें इसको। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस में 35, प्लस का 7y है, इधर आएगा माइनस में, और ये माइनस का है तो दूसरी साइड जाएगा प्लस में, और ये बनेगा माइनस 30। ये हो गया आपके पास इक्वेशन 2। दो इक्वेशन आ चुकी हैं, एक से x की वैल्यू निकालिए, दूसरे में डाल दी। यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं। माइनस का 3y है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए 2 में। 10 प्लस 3y माइनस में क्या है, 7y इक्वल टू माइनस में 30। 3y में से 7y गए, माइनस के 4y, प्लस का 10 है, दूसरी साइड गया माइनस का। ये बेटा सारा कैलकुलेशन पार्ट है जो आप काफी बार कर चुके हैं और बहुत इजीली आप कर लोगे। यहां से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 10। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई है, 10। अब जैसे ही y की वैल्यू आ गई, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू में 10, 10 प्लस 30, ये आ गई 40। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 40। तो जैकब की प्रेजेंट एज क्या है, 40, और उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या है, 10। ठीक है, ये बेटा आपके आंसर है। आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 45 साल का, और 5 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा बेटा, 15 साल का, है ना जैकब अपने बेटे से 3 गुना उम्र का। ठीक है, और 5 साल पहले ये कितनी का होगा, 35 का, और ये 5 साल पहले 5 साल का हो गया ना, जैकब अपने बेटे की उम्र से 7 गुना। ठीक है, ये वेरिफिकेशन हो गया। दोबारा देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें एक जैकब दे रखा था और एक उसका बेटा, दोनों की एज निकालनी थी, प्रेजेंट वर्तमान आयु। एक की उम्र को हमने मान लिया x और दूसरे की उम्र को हमने मान लिया y। कहा गया कि 5 साल बाद जो दोनों की उम्र होगी उसमें जैकब क्या होगा, बेटे की उम्र का 3 गुना होगा। तो हमने बेटे की उम्र को 3 से गुना कर दिया, और अब ये क्या हो गए, बराबर, और यहां से आ गई इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन थी 5 साल पहले की, तो हमने दोनों की उम्र 5 साल पहले देखी, फिर देखा कि जैकब अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था, तो हमने बेटे की उम्र को भी 7 से गुना कर दिया, बराबर होगी। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमने x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो होप कि बेटा आपको आज के लेक्चर के ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स हैं, ये ले लीजिएगा, और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।